पिछला क्लास में कुछ हेडिंग था ना। गैस लॉ में सबसे पहला आता है बॉयल्स लॉ। किसके किसके बीच का रिलेशन है ये है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है, जरा देखिएगा ध्यान से। एक बर्तन में हम एक फिक्स अमाउंट भर लेते हैं गैस का। मान लीजिए इसमें कोई गैस भरा हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। यदि हम दो चीज को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को और मास को, मतलब हम गैस का अमाउंट और ना डालें और ना ही निकालें और टेम्परेचर को ना बढ़ाएं ना घटाएं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप इसको दबाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो जो इसका जो अंदर का वॉल्यूम है गैस का, वो वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। नहीं घट जाएगा। आप जब इसको ऊपर से नीचे दबाइएगा तो ये नीचे आएगा ना, तो धीरे धीरे वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। तो बताइए प्रेशर का वॉल्यूम के साथ कैसा संबंध है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही स्टेटमेंट है। हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस is inversely proportional to its volume. This statement is known as Boyle's law. ठीक है, लिखे तो लिखेंगे at constant temperature pressure of a given mass of gas। अब देखिए यहां पर हम लिखे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, मतलब गैस का कोई एक मास दिया गया है। इसका मतलब है कि मास भी क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली proportional to its volume। This statement is called Boyle's law। लिख लीजिए। अब बताइए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? बताइए। हेंस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। अब बताइए प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर P इज इक्वल टू होता है K इंटू 1/V, जहां पर K क्या है? K कांस्टेंट है। और ये जो वैल्यू ऑफ K है ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, थोड़ा इसको भी समझ लें। वैल्यू ऑफ K, वैसे तो सुनिएगा ध्यान से, वैसे तो K कांस्टेंट है, लेकिन इस K का वैल्यू कुछ कुछ चीजों के बदलने से बदलेगा। तो सुनिए किस किस चीज के बदलने से बदलेगा।
टेम्परेचर के बदलने से के का वैल्यू बदलेगा, मास के बदलने से भी के का वैल्यू बदलेगा, और यदि गैस का नेचर डिफरेंट हो, आप अलग टाइप का गैस लेते हैं तो उसके लिए भी के का मान बदलेगा। ये तीन चीज पर डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मास एंड नेचर ऑफ द गैस। अब आप कहेंगे सर आप ये बात कैसे बोल रहे हैं? ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्या कि अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। किसी भी गैस का प्रेशर का संबंध किसके साथ है? वॉल्यूम के साथ। आप एक इक्वेशन पी भी इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं? एनआरटी। ये ना पढ़े हैं? अभी आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा कि पी भी जो है ना ये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए पी भी कैसे के बराबर हो जाएगा, अभी आगे हम इसको समझा देते हैं। इस भी को आप इधर लाइएगा तो पी गुना भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी भी। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मास एंड नेचर ऑफ गैस। देखो कैसे, ऐसा इसलिए कि भी को इधर करेंगे तो पी भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी भी बराबर क्या लिख सकते हैं? के। अच्छा, पी भी बराबर के का मतलब पी भी क्या हो गया? कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट होना ही है। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो हमेशा सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो पी भी हो गया कांस्टेंट। अब थोड़ा एक चीज आप याद कीजिए जो पीछे आप पढ़े हैं, इसका कई बार हम यूज भी किए हैं। वी नो दैट पी भी इज इक्वल टू एनआरटी। आपको याद होगा ये आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, आप ये बताइए कि पी भी बराबर अभी क्या आप लिखे? के। इट मीन्स के इज इक्वल टू एनआरटी। अब आपको समझ में आया? इधर देखो, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मास ऑफ गैस। अब बताइए एन बढ़ेगा तो क्या के का मान बैठेगा? बोलिए, के का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं समझे क्या हमारी बात? हम ये कह रहे हैं कि यदि एन का मान बढ़ जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाए, तो क्या के नहीं बढ़ेगा? यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो के नहीं बढ़ेगा? तो मास पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे डिपेंड किया। आई बात समझ में? तो इस बॉयल्स लॉ में ये जो के होता है ये किसके बराबर होता है? एनआरटी के बराबर होता है। उतारेंगे इसको यहां तक पहले। कहां तक पहुंचे हैं? लिखिए यहां से ऊपर हो गया था। हो गया। अब आप ये बताइए कि सिंस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं? PV हमेशा कांस्टेंट होगा। PV इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर। PV इज कांस्टेंट। ये लिखने का अभी जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर आप समझ रहे हैं ना बात को, बस नॉर्मली लिखिए, आगे बढ़िए।
अब इस P1 V1 बराबर P2 V2 कैसे हो गया, आप इसको भी थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए कि बर्तन का वॉल्यूम 8 लीटर है और इसके अंदर का प्रेशर कितना एटीएम है, 4 एटीएम। तो बताइए पीवी कितना हो जाएगा, 32 नहीं हो जाएगा, 8 गुना 4। अब मान लीजिए कि आप इसका वॉल्यूम क्या करते हैं, घटा देते हैं। वॉल्यूम घटाइएगा कैसे, जब प्रेशर बढ़ाइएगा। तो वॉल्यूम को जब आप मान लीजिए प्रेशर को 4 एटीएम से कर दीजिए 8 एटीएम, यानी दुगुना ना प्रेशर बढ़ा दिए, तो निश्चित है कि जो वॉल्यूम है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना था उससे आधा हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेशर को क्या कर दिए, दोगुना कर दिए। तो अब ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका P1। और यदि आप प्रेशर को बढ़ा के P2 को आप 8 एटीएम कर दिए तो यहां पर V2 कितना हो जाएगा, 4 एटीएम। और एक बार फिर से आपको क्या दे देगा, 8 चौक 32। वहां 4 गुना 8 हुआ था, यहां पर 8 गुना 4 हो गया। क्लियर है ये? तो यही इसका प्रॉपर मीनिंग है, मतलब है। और हमारे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्लियर है ये? तो एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना कि पीवी बराबर एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोग पहले से ध्यान में रखे हुए हैं कि पीवी बराबर एनआरटी होता है, लेकिन अभी तक हम ये समझे नहीं कि पीवी बराबर एनआरटी होता कैसे। ये आगे आपको मिलेगा, ये इसी चैप्टर में मिलेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। पहला, आप पढ़े पीवी इज इक्वल टू के इंटू 1/v, यही ना पढ़े थे आप? के क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घटता है, यानी वेरिएबल है। ये पूरा का पूरा टर्म, और ये भी ना वेरिएबल है। हम अभी एक ग्राफ खींचते हैं P वर्सेस V का। दोनों के साथ कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध है तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, बताइए। इस एक्सिस पर हम रख देते हैं किसको, वॉल्यूम को, और इस एक्सिस पर किसको रखते हैं, प्रेशर को। बताइए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा? आप ध्यान से देखिए, देखिए इस जगह पर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, इस जगह पर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है। और पीवी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में? तो P वर्सेस V यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ खींचेगा तो ऐसा आएगा जैसा कि आपको दिख रहा है। उतारेंगे इसको, यह है इसका पहला ग्राफ, P वर्सेस V। अब हम खींचेंगे इसका दूसरा ग्राफ, और ये होगा प्रेशर वर्सेस 1/v। We know that P is equal to K into 1/v। ये कांस्टेंट है। बताइए ये y is equal to mx को फॉलो कर रहा है? y is equal to mx किसका ग्राफ है, ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, पास थ्रू ओरिजिन, y is equal to mx। इसमें y इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो इसका जब आप ग्राफ खींचिएगा तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा आएगा। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। एक्सिस पर किसको आप रखिएगा, 1/v। अरे x से किसको इक्वेट किए, 1/v को, और y से किसको इक्वेट किए, p को। इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे ना तो ये ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट है नहीं। वॉल्यूम 0 तो प्रेशर भी 0। और आप देखिए ध्यान से, जैसे जैसे 1/v बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। तो 1/v बढ़ेगा कब, देख रहे हैं, ये
दोनों में आप अंतर समझिए, यहां पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है और यहां पर प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनवर्स है। यहां पर ये जो एंगल आएगा इसको हम थीटा कहेंगे और यही टेन थीटा ना स्लोप होता है, इसी स्लोप को ना हम लोग m से इंडिकेट करते हैं और यही m इस बार क्या है के। क्लियर है? ये उतारिए। डिफरेंट तरह का ग्राफ आता है इसमें, आपको हर एक तरह का ग्राफ समझना पड़ेगा बॉयल्स लॉ का। तो लिखेंगे इसको, तो ये हुआ आपका दूसरा ग्राफ। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा ग्राफ। तो नहीं जाओ तो पर्दा खींच लो पीछे वाला, यहाँ रिफ्लेक्शन दे रहा है। हाँ इधर इस पर्दा में सटा देना उसको खींच के। चढ़ के इसको खींचो तो, और इसको इसको इधर खींचो तो। हाँ आ जाओ, हो गया हो गया, आ जाओ। क्या दूसरा तक ठीक है? इसका तीसरा ग्राफ देखिए। तीसरा हम ग्राफ खींचेंगे पीवी वर्सेस पी का। पीवी वर्सेस पी का ग्राफ क्या आएगा सो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। हम इधर रखते हैं P और इधर क्या रखते हैं PV। आप हमको एक बात बताइए कि PV क्या है, कांस्टेंट है इसमें, हाँ या ना? PV कांस्टेंट है, ये बात सही है। PV कांस्टेंट है, ये सही है, लेकिन PV किसी ना किसी प्रेशर पे कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि प्रेशर का वैल्यू है 2 atm, तो प्रेशर का वैल्यू यदि 2 atm है तो 2 atm पर PV का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो हम एक PV कांस्टेंट कुछ मान लेते हैं, जैसे यहां पर इस जगह पे। तो अब क्या है कि प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन PV को क्या रखना है, पैरेलल रखना है। पैरेलल रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। हम इसलिए ये लाइन प्रेशर के पैरेलल कर दिए क्योंकि प्रेशर जब बढ़ रहा होगा तो उसी के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम घट रहा होगा और PV स्थिर रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है, आप जानते हैं ये वास्तव में क्या है, ये K है। कैसे है K? क्योंकि K ही ना कांस्टेंट है। अरे PV बराबर कांस्टेंट, PV बराबर K, यानी K इज इक्वल टू nRT। इस केस में ये इसका वैल्यू होगा। जैसे आपसे ये भी कहा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसी ग्राफ में यदि हम ऐसा करें, हम एक बार PV और P का ग्राफ ये ले लें, एक बार ये ले लें, एक बार ये ले लें, एक बार ये ले लें, तो आप जरा बताइए कि एक बार K का मान इतना है, एक बार K का मान इतना है, एक बार K का मान इतना है, एक बार K का मान इतना है। आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि K का मान हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आप यह भी गौर कर रहे होंगे कि एक बार बढ़ गया सो बढ़ गया, लेकिन लाइन हमेशा पैरेलल चल रहा है। क्या ठीक है? तो बताइए तो ये क्यों बढ़ेगा, किस चीज के बढ़ने से बढ़ेगा? K के बढ़ने से बढ़ेगा। और K किस चीज के बढ़ने से बढ़ेगा? या तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ा दीजिए तब बढ़ जाएगा, या फिर आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तब बढ़ जाएगा। R तो बदलने वाला है नहीं क्योंकि R गैस कांस्टेंट। क्लियर है? ये इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ही ग्राफ
एक ही चीज के लिए, एक ही गैस के लिए गिवन मास भी फिक्स यदि कर दें तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आएगा। एक बार लाइन नीचे से पास करेगा, एक बार ऊपर से, एक बार उसके ऊपर से, एक बार उसके ऊपर से। अब बताइए यदि आपसे कह दे कि ये T1 टेम्परेचर पर खींचा गया ग्राफ है, ये T2 टेम्परेचर पर, ये T3 टेम्परेचर पर, और ये T4 टेम्परेचर पर, आपसे पूछेगा कि बताइए कौन टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और कौन का सबसे कम है। कौन सबसे ज्यादा है, T4 या T1? T4 सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तब ना के का मान ज्यादा होगा, और के का मान ज्यादा होगा तब ना ये पैरेलल लाइन ज्यादा ऊपर से पास करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस पर भी हम चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले आप इसको उतार लीजिए। क्या कोई दिक्कत है इसमें? एगो चीज छोड़ता है दूसरा धर लेता है। क्या बोल रही है? हो गया, बदलें इसको। देखेंगे चौथा ग्राफ। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे पीवी इज इक्वल टू के इंटू 1/v। टेकन लॉग बोथ साइड। यदि आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो बताइए तो क्या लिखेंगे? लॉग पी इज इक्वल टू लॉग के इंटू 1/v। अब बताओ तो लॉग पी बराबर लिख सकते हैं लॉग के प्लस लॉग 1/v। लॉग एम इंटू एन के फॉर्म को तोड़ दिए लॉग एम प्लस एन में। अब बताइए यहां से लिख सकते हैं लॉग पी इज इक्वल टू, इसको इधर कर लो, ठीक है, लॉग 1/v प्लस क्या कर देते हैं लॉग के। ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बताइए इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं लॉग पी इज इक्वल टू, देखिएगा तो लॉग पी इज इक्वल टू लॉग 1/v को हम लिख सकते हैं 1 इंटू लॉग 1/v। क्या ऐसा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है? प्लस क्या लिख दें लॉग के। क्या इसमें और इसमें अंतर दिख गया? एक से गुना कर दिए तो क्या दिक्कत हो गया? वही बात है। अब आप ये बताइए, एक कांस्टेंट वैल्यू है, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है तो लॉग के कांस्टेंट, इसको हम मानेंगे कौन चीज? सी। वी वेरिएबल है, वी बदला जा सकता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम बदलेगा तो कौन बदलेगा? प्रेशर। इसका मतलब वी वेरिएबल है तो 1/v वेरिएबल है, और 1/v वेरिएबल है तो log 1/v वेरिएबल है। इसको हम मानते हैं कौन चीज? x। वन कांस्टेंट है, इसको हम क्या मानते हैं? m। और ये वेरिएबल है, इसको हम मानते हैं y। अब बताइए y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है? यहां भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देगा जिसका कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट होगा, और y इंटरसेप्ट c है जो कितने किसके बराबर होगा? log k के बराबर होगा। तो यदि हम इसका ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ कैसा आएगा, हम थोड़ा इस पर बात कर लें। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम एक्सिस डालते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। बताइए किससे किसको इक्वेट किए हैं आप? एक्स की जगह पर क्या रखे हैं आप? log 1/v। वाई की जगह पर क्या रखे हैं?
log p। तो आप बताइए कि ये चौथा ग्राफ जो है वह किसके किसके बीच का ग्राफ है? बोलिए। ये चौथा ग्राफ हो जाएगा log p वर्सेस log 1/v के बीच। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब बताइए इंटरसेप्ट कहां कहां है? ये y इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ है। मान लीजिए यहां से ग्राफ पास करेगा, स्ट्रेट लाइन पास करेगा विथ पॉजिटिव स्लोप, तो ग्राफ को तो ऊपर ना भेजना पड़ेगा इस तरह से। अब यहां से एक इमेजिनरी लाइन डाल दीजिए, किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। और यही टेन थीटा क्या है आपका? स्लोप। यही क्या है? m। और यही m इस बार कितना है? कितना है? 1। m यदि 1 है तो आप बताइए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री नहीं हो जाएगा? क्योंकि टेन 45 ही ना 1 होता है। तो इस तरह से हमको ये ग्राफ आया। अब आप ये बताओ कि यहां से लेकर यहां तक का, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट c। यही ना y इंटरसेप्ट है रे, यहां से लेकर यहां तक का। ओरिजिन से लेकर ग्राफ जो y इंटरसेप्ट y को कट कर रहा है वही ना c कहलाता है। और ये c किसके बराबर है? log k के बराबर है। यही आपका c है। यानी बॉयल्स लॉ को हम इस तरीके से भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ये उतारिए। तो आपका ये जो ग्राफ है ये किसके किसके बीच का है ग्राफ है? log p वर्सेस log 1/v के बीच का। हो गया। अब इसका हम पांचवा ग्राफ देखेंगे और वो ग्राफ होगा log p वर्सेस log v का। लिखिए 5 नंबर। चेंज करें ना इसको। इसका पांचवा ग्राफ खींचिए तो log p वर्सेस log v। हाँ ठीक है। बताइए एक बार फिर से उसी को लीजिए। क्या पढ़े थे इक्वेशन? क्या था? p इज इक्वल टू k इंटू 1/v। दोनों तरफ log ले लीजिए। log p इज इक्वल टू log k इंटू 1/v। ऐसा लिख सकते हैं। log p बराबर क्या लिख सकते हैं? log k प्लस log 1/v। इसको लिख सकते हैं log p इज इक्वल टू log k। log 1/v को हम log 1/v को हम चाहते हैं कि हम v को ऊपर लिख दें, तो बताइए इस प्लस को माइनस लिखना पड़ेगा। यदि आप ये नहीं समझे होंगे तो समझाना पड़ेगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए कैसे लिख सकते हैं।
हम log 1/v को ही ना लिखे हैं माइनस log v। बोलिए ऐसा ही ना किए। देखिए कैसे, इसको log m/n पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा log m यानी 1 और माइनस log v। ऐसा होगा कि नहीं? log 1 का वैल्यू 0, 0 माइनस log v, वही बात है ना। ऐसे भी तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, log का रूल है। जैसे log x/y लिखा हुआ है ना, यहां पर प्लस है, तो आप नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लेके वहां क्या लगा दीजिए, माइनस, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और उसी रूल पर जाके देख लीजिए पता है कि नहीं। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि इसी इक्वेशन को हम चाहें तो लिख सकते हैं log p, log k को उधर कर दीजिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस log v प्लस log k। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, log p इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू log v प्लस log k। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये भी लिख सकते हैं। अब बताइए कि ये इक्वेशन किसको फॉलो करने लगा? ये इक्वेशन फॉलो करने लगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जिसका कुछ y इंटरसेप्ट होगा और जिसका स्लोप निगेटिव होगा। तो हम इसको y कहते हैं, y इक्वल टू -m इंटू एक्स प्लस सी। अब बताइए यहां पर जब हम ग्राफ खींचेंगे, किसके किसके बीच ग्राफ खींचाएगा, log v वर्सेस log p। इसका कुछ y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है तो इसको मान लीजिए ये y इंटरसेप्ट है। अब यहां से पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएगा या निगेटिव स्लोप के साथ? निगेटिव स्लोप के साथ। निगेटिव स्लोप के साथ जाएगा तो आप इसको नीचे लेके जाइए। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? सुनना ध्यान से, स्लोप है निगेटिव, ये एंगल होगा 135, इसलिए काहे कि, और ये हो जाएगा आपको 145, सॉरी 145 नहीं 45 होगा, नहीं होगा क्या? अब ठीक है, ठीक है। इधर देखिए कैसे, स्लोप जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा। और ये टेन थीटा, ये जो स्लोप है इस बार कैसा है, कहाँ है स्लोप, यही है ना, ये -m है ना जी। इसका वैल्यू कितना आ गया है आपको, -1। अब बताइए तो थीटा कितना लीजिएगा, 135 लीजिएगा तभी ना -1 आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये वाला ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ भी किसका है, बॉयल का, बॉयल्स लॉ का। उतारेंगे, बाप रे मैं क्या कर रही है, अभी 3 ग्राफ और बचल है। एक ही चीज का अलग अलग रूप आपको मिलेगा और बाद में आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपको लगेगा कि बॉयल्स लॉ पढ़ लिए कहीं ये ग्राफ मिला ही नहीं। इसीलिए सबको पढ़ना जरूरी है, और खास करके यदि आप कोई कंपटीशन वाला एग्जाम देना चाहते हैं तब तो आपके लिए मस्ट है। बोर्ड एग्जाम, बोर्ड वाला खाली बात रहता था, खाली एक लाइन लिखा के हम इक्वेशन लिख के बढ़ जाते आगे, तुरंत चार्ल्स लॉ पे आ जाते। इसीलिए ना लेवल का चीज एकदम नॉर्मल बैच में, एवरेज बैच में करने में नहीं होता है। आप लोग इसको समझ सकते हैं, सब आदमी नहीं समझ सकता है। जाओ तो मेरा रुमाल हो गया दे।
लिखेंगे आगे हेडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या बोले, बोर्ड में नहीं पूछेगा, बाद बाकी हर जगह पूछ सकता है। graphical representation of Boyle's law at different temperature। पहला, अब देखो ये कैसा कैसा यहां से क्वेश्चन आता है, सो देखो पहला जो ग्राफ आप पढ़े थे, आप याद कीजिए, प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ था, याद है आपको? इसमें जो ग्राफ आया था, कैसा ग्राफ आया था तनी याद कीजिए तो, कर्व लाइन आया था इसमें, यह है प्रेशर, नहीं ये है सॉरी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम था ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम था, ये था वॉल्यूम और ये था प्रेशर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, ये आपको कहेगा क्या कि हम एक गैसियस सिस्टम लिए, उस गैसियस सिस्टम का अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ खींचे, और P वर्सेस V का ये ग्राफ है एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज बॉयल्स लॉ के लिए ही खींचा जा रहा है। अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही गैसियस सिस्टम का ग्राफ हमको कुछ ऐसा ऐसा मिला, इस तरह से कहेगा कि ये T1 पर खींचा गया, ये T2 पर खींचा गया, ये T3 पर खींचा गया और ये T4 पर खींचा गया। तो पूछेगा बताइए सब इस सब में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये टेम्परेचर का बढ़ता या घटता हुआ क्रम आपसे पूछेगा। बताइए तो कौन आपको ज्यादा बड़ा लगता है, किस टेम्परेचर पर ये चीज बढ़ा रहा होगा? T4 पर बड़ा होगा, इसमें T4 सबसे बड़ा होगा, T3 उससे छोटा होगा, T2 उससे छोटा होगा और T1 सबसे छोटा होगा। कारण बताइए इसका, ये आप कैसे कह सकते हैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि T4 सबसे बड़ा होगा? इसके लिए सुनिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन इस कॉर्नर से इस तरह से खींच दो, मतलब ऐसे खींचो ताकि चारों ग्राफ को वो कट करे, ठीक है? अब चारों ग्राफ को कट किया तो यहां से तुम बताओ कि T4 तुमको ये टेम्परेचर दिया, तो T4 जो ये टेम्परेचर दिया, ये PV को यहां से यहां तक इस एरिया तक कंट्रोल किया, तो बताइए PV का एरिया किस केस में सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है? देखो ये जो एरिया है, ये एरिया T1 का एरिया है, ये पूरा T2 का एरिया है, ये पूरा T3 का एरिया है और ये पूरा T4 का एरिया है। तो PV कांस्टेंट है, लेकिन PV का मान ज्यादा किस केस में आया? T4 के केस में आया। और अभी तुरंत आप देखे थे, कि PV बराबर कांस्टेंट था, PV बराबर K था, और ये K किसके बराबर था? nRT के बराबर था। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी ना K ज्यादा होगा, K ज्यादा होगा तभी ना PV ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि T4 T3 T2 T1 के साथ ये रिलेशन है। समझ में आया कि कैसे पता चला? ऐसे समझ में ही नहीं आएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो ग्राफ में ये जो लाइन हम खींच दिए, इस लाइन की जरूरत आपको नहीं है, इसको डिलीट करना है, उतारिए। क्या हुआ? हेडिंग नहीं डाले हैं? कहने के लिए एक लाइन का बात था, ग्राफ बॉयल्स लॉ। देखते हैं कितना अंदर तक कंसेप्ट को लपेट ले है। क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, बोर्ड में तो खैर नहीं आएगा, नॉर्मल ये सब क्वेश्चन जनरली मेंस में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है।
क्या जी, आगे बढ़े? दूसरा ग्राफ जो आप खींचे थे वो किसके किसके बीच था? प्रेशर वर्सेस 1/v के बीच। अब देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आया है, ओरिजिन से पास किया है, आया है क्या? इसको भी फटाफट खींच लीजिए तो। प्रेशर वर्सेस 1/v। अब बताओ यहां पर जो हम ग्राफ खींचे थे, इसमें मान लो एक ग्राफ हमको आया ये, एक ग्राफ आया ये, एक ग्राफ आया ये, एक ग्राफ आया ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। ये 1/v है और ये प्रेशर है। आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन टेम्परेचर ज्यादा है और कौन कम, बताइए। देख रहे हैं मथा लगाना पड़ रहा है। इसमें T1 ज्यादा बड़ा, देखो T2 T3 तो खैर होगा ही नहीं, या तो T1 बड़ा होगा नहीं तो T4 बड़ा होगा, और एक चीज पता चल जाए तो ऑर्डर अपने आप निकल जाएगा। आपको क्या लगता है क्या बड़ा होना चाहिए? देखो PV बराबर होता है nRT, ठीक है। यदि टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर किस केस में सबसे ज्यादा तुमको दिख रहा है? T4 के केस में। यह बात कैसे पता चला? इस बात को पता करने के लिए क्या करो, सारे ग्राफ को 1/v पर एक 1/v पर कांस्टेंट कर दो, यहां पर कांस्टेंट कर दो। अच्छा ये बताइए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर चारों ग्राफ का 1/v कांस्टेंट है या नहीं? लेकिन आप बताइए कि क्या प्रेशर कांस्टेंट है? प्रेशर यहां ज्यादा है, यहां उससे भी ज्यादा, यहां उससे भी ज्यादा, यहां उससे भी ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। इसका मतलब जो हाइट प्रेशर है वो T4 के केस में है, यानी T4 सबसे बड़ा होगा, T3 उससे छोटा, T2 उससे छोटा, T1 उससे छोटा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर भी जो ऑर्डर होगा वही होगा, T4 बड़ा है, T3, T2 एंड T1। समझे? अब बस एक और ग्राफ है उसको खींच लीजिए फिर छोड़ देंगे। हो गया। इसका तीसरा ग्राफ है पीवी वर्सेस वी का, जिसमें पैरेलल लाइन आया था, याद है? हाँ। अब यहां भी आप वही कीजिए, उतारा हुआ हो गया है ना। तो यहां भी क्या करते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। प्रेशर था, ठीक है, वॉल्यूम भी रहेगा तो वही बात आएगा, यही था ना। यहां पर आप वॉल्यूम भी लीजिएगा तो वही सेम आएगा। अब बताइए कि आपको ये ग्राफ आया मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर, ये ग्राफ आया T2 टेम्परेचर पर, और ये ग्राफ आया T3 टेम्परेचर पर। आपसे पूछेगा कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, फिर से T3 बराबर होगा। तो सब में वही इसलिए हो रहा है क्योंकि हर बार T3 को ऊपर कर दे रहे हैं। हम T1 इसको ले लेते, T2 इसको ले लेते, T3 इसको ले लेते, तब तो उल्टा हो जाता, फिर T1 बड़ा हो जाता। वो देखो T1 बड़ा होगा T2 बड़ा होगा वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ग्राफ पर कौन बड़ा है। जैसे हम इसको T1 मान लें तब T1 बड़ा होगा T2 छोटा होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ में? T3 का है यहां बड़ा, क्योंकि T3 पर पीवी का वैल्यू सबसे ज्यादा है, पीवी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर होगा फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि T3 सबसे बड़ा होगा, T2 उससे छोटा होगा और T1 सबसे छोटा होगा, एंड सो ऑन। क्लियर है ये? तो इस तरह से बॉयल्स लॉ समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा चार्ल्स लॉ। क्या नहीं मजा आया पढ़ने में क्या? कौन सी ये सब? अरे क्वेश्चन करता है डायरेक्ट।
असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा टेम्परेचर का आपसे। यूज क्वेश्चन मतलब यूज का मतलब क्या समझते हो कि घर में कुछ यूज होगा? यूज होगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन रहेगा जब क्वेश्चन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मेन से गैसेस स्टेट को एक्चुअल में एग्जैक्ट अपडेट हमको नहीं है हमारे पास, लेकिन चूंकि ये 11th में है इसके लिए पढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसको थोड़ा हम देख लेंगे जब आप बोले हैं तो हो सकता है। अरे सिलेबस केमिस्ट्री का इतना वास्ट सिलेबस है ना, ये का नहीं पढ़ाएगा तो पागल। अरे उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो अब ये कर रहा है कि 10,000 रुपया